बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। हम लोग अपना इतिहास 12th का जो हिस्ट्री है, इतिहास, ठीक, इतिहास 12 जो है इसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य एवं इतिवृत्त, यानी मुगल साम्राज्य की संरचना या रूपरेखा कैसी रही है और उनका इतिहास लेखन है वो कैसा है, कैसी उनकी व्यवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत हम आरंभिक शासक जो है उनका परिचय पढ़ रहे थे। ये जरूरी भी हो जाता है, हालांकि हमारे सिलेबस में ऐसे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये आवश्यक हो जाता है कि अगर हम मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो आगे हम जब शासक का नाम सुने तो वहां पर असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। इसके लिए हम 5 वीडियो में सारे जो शासक हुए हैं एक एक करके उनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को समझेंगे, क्योंकि प्रश्न वहां से भी आ सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग इनके मूल इतिवृत्त पर आएंगे, जो इनकी संरचना, इनकी रूपरेखा है और जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सरफेस पे इनका इंट्रो ले लेंगे सारे। तो सबसे पहले हमने बाबर को देखा था, बाबर का जन्म, उसकी मृत्यु, जो सारी चीजें थी, उसके जो युद्ध महत्वपूर्ण थे, उन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। इसके बाद में अब हम हुमायूं को देखेंगे। हुमायूं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको हम एक के बाद एक नोट आउट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स आउट करेंगे, नोट करते जाएंगे और फिर बाद में उन्हीं को हम यूज करेंगे अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है इसको समझना। तो आइए देखते हैं हुमायूं। हुमायूं जो है इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी, ठीक है। इसका जन्म जो है वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को होता है और इसकी माँ जो थी, माँ का नाम था महीम बेगम और पिता का नाम जानते ही होंगे आप, पिता बाबर। तो पिता का नाम है बाबर। हुमायूं जो है उसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और गणित जो है वह गणित का अच्छा ज्ञान था, ठीक। हुमायूं जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को, माता का नाम महीम बेगम, पिता का नाम बाबर, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा गणित का इसको अच्छा ज्ञान था, इसके बारे में इसे अच्छी जानकारी थी। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक इसका आगरा में, ठीक। इसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को आगरा में होता है और इसके एक दिन पूर्व यानी 29 दिसंबर को ये जो बाबर महोदय हैं इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा कि बाबर की मृत्यु 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। जब ये यहाँ का शासक बनता है, राज्याभिषेक होता है, तो उससे पहले इनके पिता का जो साम्राज्य था उसमें एक क्षेत्र था बदख्शा, ठीक। ये जो क्षेत्र था, यहाँ शासक बनने से पहले हुमायूं इस क्षेत्र के सूबेदार थे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि राज्याभिषेक के समय हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, ठीक, या किस पद पर था।
तो ये बदख्शा का सूबेदार था। किस पद पर था? सूबेदार। ठीक, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह महल बनवाया। ठीक, 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह महल बनवाया। बाद में अभी देखेंगे वहीं की सीढ़ियों से लुढ़क कर ये गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह महल बनवाया। उसके बाद 25 जून 1539, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि आगे यहां लिख लें। 25 जून 1539 ईस्वी को इसका एक युद्ध होता है, उसे कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। ठीक, ये युद्ध हुमायूं और शेर खां, हुमायूं वर्सेस शेर खां, जिसे शेर शाह भी कहते हैं। इसका मूल नाम शेर शाह ही है, लेकिन इसका पहले नाम था शेर खां। इनके बीच होता है, शेर खां जो है वो विजयी होता है। शेर खां विजयी होता है। ठीक है, इसके बाद ये अपनी व्यवस्था को स्थानांतरित करते हैं और अपने जो प्रशासन का केंद्र है उसे बिलग्राम बनाते हैं। बिलग्राम अपने शासन का जो मूल क्षेत्र है, केंद्र है, उसको बिलग्राम को बनाते हैं। और बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज, यहाँ पर फिर इनसे शेरशाह से इनका संघर्ष होता है। यह संघर्ष 17 मई 1540 को होता है। 1540 ईस्वी को हुआ। इसमें पुनः हुमायूं पराजित हुआ। इसमें फिर से हुमायूं पराजित होता है और इस प्रकार शेरशाह ने इस विजय और इस विजय के बाद आसानी से इनका जो राजधानी क्षेत्र था दिल्ली व आगरा, इस पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब मानिए शेरशाह सूरी ने अगर इनके मूल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो ये कहाँ जाएंगे? शेरशाह के साथ तो रहेंगे नहीं कि थोड़ा तुम शासन दो थोड़ा हम करें। उसने अधिकार कर लिया तो इनको भगाएगा वहां से। यहाँ के बाद ये विस्थापित हो जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बिलग्राम के युद्ध के बाद ये विस्थापित हो जाते हैं और सिंध की ओर चले जाते हैं। सिंध चले जाते हैं। सिंध यानी उत्तर भारत का जो अंतिम क्षेत्र है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो था, वहां चले जाते हैं और वहां पर 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 15 वर्षों तक घुमक्कड़ की तरह यानी विचरण करते हैं। इनका जो स्थायित्व था वो समाप्त हो गया। शासन सत्ता पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया और ये वहां से भाग गए। जब इस युद्ध के बाद भागे हैं, नदी में, यमुना नदी में कूद कर भागे थे और वहीं पर जब भागते हुए ये डूब रहे थे नदी में तो एक भिस्ती ने इनकी जान बचाई थी।
भिस्ती, भिस्ती मतलब जो मिट्टी लाता है, मिट्टी खिलौने बनाता है, भिस्ती होगा। भिस्ती ने इनकी जान बचाई थी। तो ये है 15 वर्षों तक विचरण करते हैं, और अगर 40 में हम 15 जोड़े तो कितना होता है 1555 ईस्वी। तो 1555 ईस्वी में ये पुनः आते हैं, अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, और जब कब्जा करते हैं तो ये इस भिस्ती को एक दिन के लिए शासक बनाते हैं। एक दिन के लिए शासक बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जब ये संकट काल में थे, ये भाग रहे थे, तब इसने इनकी जान बचाई थी। और इस भिस्ती ने भी अपना कमाल कर दिखाया। उसी एक दिन के शासन काल में चमड़े के सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए। देखिए, अब अगर कहीं से पूछा जाए कि चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, तो वो कौन था? एक भिस्ती था, जिसको शासन सत्ता में हुमायूं ने बैठाया था, उसने चलाया था। और कब चलाया था? जब वो एक दिन के लिए शासक बनाया गया था। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपने शासनकाल में चमड़े के सिक्के चलाए? वो एक भिस्ती था। ठीक है, यहाँ तक पहुंचते हैं। यानी हमने क्या देखा? ये 40 में विस्थापित हुए और 55 में पुनः आकर अपने साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। हुमायूं वहां से जा चुका है, सॉरी शेरशाह वहां से जा चुका है। शेरशाह कैसे चला गया इसको देखते हैं। अभी जब शेरशाह को हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें शेरशाह के बारे में बताया जाएगा कि एक जगह युद्ध कर रहा था और किले को जीत रहा था, किले को लगभग जीत चुका था, कि वह एक अग्नेय अस्त्र था जिसका नाम था उक्का। उक्का अग्नेय अस्त्र था, इसमें गोले भर के चलाए जाते थे। तो उसको चला रहा था और पता नहीं कैसे अचानक से वो फटा या ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, इसको एक गोला लगा या सर में चोट लगी, क्या कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आया किसी को आज तक। बस इसकी मृत्यु हो गई इसके बाद। और इस मृत्यु के बाद 55 में वापस हुमायूं पुनः आ जाते हैं, अपने साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। और इसके आगे हम थोड़ा सा देख रहे हैं। 1 जनवरी 55 में आए, 1 जनवरी 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में दीन बना महल जिन्होंने कब बनवाया था? 1533 में दीन बना महल में लाइब्रेरी थी, यानी पुस्तकालय। कहाँ का? दीन पना महल का। दीन पना महल में जो पुस्तकालय था, वहां की सीढ़ियों से उतर रहे थे, और पैर लड़खड़ा गया और लड़खड़ा कर गिर गए। लड़खड़ा कर गिर गए और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, एक इतिहासकार है, जब भी आप इनके बारे में लिखिएगा तो उनकी कोटेशन जरूर लिखिएगा। एक इतिहासकार है लेनपुल महोदय। लेनपुल महोदय कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता ही रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता ही रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ठीक, समझ लीजिएगा, यहाँ लुढ़कते लुढ़कते थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप समझिए। लेनपुल महोदय का कहना है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता ही रहा। लुढ़कता ही रहा का मतलब, भाई शासन सत्ता में जब आया, पिता ने अधिकार किया तो बदकशा का उसका सूबेदार बना दिया, सब पिता से दूर। फिर उसके बाद जब वापस आया तो हुमायूं का कब्जा, सॉरी शेरशाह का कब्जा, शेरशाह ने इसके साम्राज्य को छीन लिया और ये 15 वर्षों तक विचरण कर रहा है। लुढ़क ही तो रहा, इधर उधर ठोकरी तो खा रहा है। 15 सालों तक विचरण करने के बाद जब पुनः आया तो फिर उसकी लुढ़क कर मौत हो गई। 1556 में इसकी मौत हो जाती है और इसकी मौत के बाद अकबर इसका उत्तराधिकारी बनता है 1556 में। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसके साथ जो जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर है शेरशाह, उसको देख लेते हैं कि उसकी क्या भूमिका रही है इनके क्षेत्रों में और कैसे उसने सारी चीजों को अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था।
ये तो रहा हुमायूं का इतिहास, हुमायूं का सामान्य परिचय रहा ये। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी, ठीक है। ये जो यहाँ देख रहे हैं शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी कौन से? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी ने स्थापना की कौन से साम्राज्य की? सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था, ठीक। कंफर्म हुआ। अगर पूछा जाता है शेरशाह सूरी ने किस साम्राज्य की स्थापना की, तो सूर्य साम्राज्य की, या सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। इसके पिता जो थे, उनका नाम था हसन खान। पिताजी हारमोनियम नहीं बजाते थे, हसन खान नाम। पिताजी हसन खान जौनपुर साम्राज्य जो था उसमें सासाराम में जमींदार थे। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक। सासाराम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, या उसका जो महत्व है वो ये है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है। सासाराम में एक झील बनी हुई है, झील के बीच में इसका मकबरा है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, बीच में लोग पैदल रास्ते से किनारे से रास्ता बना उसमें होकर जाते हैं। ये था इसका सासाराम के। इसके पिताजी जमींदार थे। शेरशाह का असली नाम था फरीद। इसका असली नाम फरीद था। असली लगने का मतलब यह है कि इसका बचपन का जो नाम था वो फरीद था। बचपन का नाम इसका फरीद था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब का कौन सा क्षेत्र? होशियारपुर, ठीक। होशियारपुर में जन्मा था, इसीलिए बहुत होशियार भी था, ठीक। होशियारपुर में पड़ता है। एक बार जंगल में फरीद महोदय ने एक शेर को तलवार से मार दिया था। तभी से इनका नाम पड़ गया शेर खां, ठीक। तभी से इनका नाम पड़ गया शेर खां। ये जो नाम था वो इनको जौनपुर जो है, जहां पर जिनके शासन क्षेत्र की जमींदारी में पिताजी जमींदार थे, वहां के शासक जो थे, शासक का नाम था मोहम्मद बहार खान लोहानी। यहाँ के शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी, ये जो थे इन्होंने इसको ये उपाधि दी थी। अगर पूछा जाए कि शेर खां की उपाधि शेरशाह को किसने दी थी, तो वो थे मोहम्मद बहार खान लोहानी। कहाँ के? जौनपुर के शासक, जिनके शासन क्षेत्र में इनके पिताजी जमींदार थे। किसके पिताजी? शेरशाह सूरी के पिताजी, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 1527 में
शेर खान ने मुगलों के यहाँ नौकरी कर ली। बाबर का नाम सुना है आपने? बाबर 1526 में आ जाता है। में आता है और 1527 ईस्वी में 1527 एडी में जो शेर खान है इसने मुगलों के दरबार में नौकरी कर ली। ठीक है, इतना हो गया। नौकरी करने के बाद इनकी जो शासन व्यवस्था थी और सैन्य व्यवस्था थी, इन दोनों का गहराई से अध्ययन किया, जानकारी प्राप्त की और 1528 में नौकरी छोड़ दी। ठीक, 1527 में नौकरी करता है। यहाँ की इनकी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को समझता है, सैन्य व्यवस्थाओं को समझता है। उसके बाद 28 में नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने के बाद ये जलाल खां के जो दक्षिण बिहार था, दक्षिण बिहार में शासक थे जलाल खां। जलाल खां के यहाँ उनके अंगरक्षक के रूप में नौकरी कर लेता है, का अंगरक्षक बना। ठीक, समझ में आ रहा है? इसकी जो यात्रा है, कैसे ये प्रोग्रेस करता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। जलाल के यहाँ संरक्षक बन जाता है और जलाल खां की मृत्यु 1528 के बाद शेर खां वहां का नायब सूबेदार बन जाता है। भाग्य देखिए इसका, 28 में ही नौकरी की, 28 में ही ये शासक चल बसे जलाल महोदय, और इसकी मृत्यु के बाद ही ये यहाँ का नायब सूबेदार या वकील बन जाता है। यानी एक तरह से प्रशासन में एक बड़े पद को ये प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अंगरक्षक के जो है माध्यम से अंगरक्षक बन के पहुंचता है और प्रशासन में इनकी मृत्यु के बाद अपनी पकड़ बना लेता है और एक महत्वपूर्ण पद इसके हाथ में आ गया। यानी अब इसकी प्रक्रिया जो है शासक बनने की, शासन की तरफ बढ़ने की, वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आ गया। और इस पद के बाद में ईस्वी में बिलगाम या कन्नौज का संघर्ष होता है और इस संघर्ष में हुमायूं को पराजित करता है और दिल्ली का शासक बन जाता है। ठीक, इस तरह से दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक बनने के बाद मई 22 दिल्ली का शासक बनने के बाद अपना वक्तव्य देता है। वक्तव्य इसका ध्यान रखिएगा, सब पूछा जाता है, यह वक्तव्य किसका है। इसका वक्तव्य था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग सारे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया।
ये इसका मानना था, इसका कहना था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग सारे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। अब इसने इस बात को किस परिप्रेक्ष्य में कहा, इसकी व्याख्या आगे बड़े स्तर पर होगी, लेकिन फिलहाल इसका स्टेटमेंट ये था, यानी कि वो अपने युद्ध या अभियान से संतुष्ट नहीं था। 22 मई 1555 ईस्वी को कालिंजर का किला जीतते समय, जीत रहा था जिस समय, जीतते हुए इसकी मृत्यु हो गई। मैंने बताया था कि इसकी मृत्यु एक आग्नेयास्त्र था जिसका नाम था उपका, ये उसको चला रहा था, उसी में क्या गड़बड़ी हुई कि इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, इस तरह से शेरशाह की कहानी समाप्त हो जाती है। पुनः शेरशाह के बाद हुमायूं शासन सत्ता में लौट आते हैं, एक साल कुछ महीने या एक साल शासन करते हैं, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, अकबर शासन बन जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने याद रखी, हुमायूं शेरशाह जो है, शेरशाह के कुछ सुधार जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में। शेरशाह, इसका मकबरा आप लोगों को पहले ही पता है कहाँ होगा, सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक, सासाराम डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पड़ता है। इसने अपने जो सुधार कार्य किए, इसके जो कार्य थे, इसने संपूर्ण जमीन की पैमाइश करवाई। पैमाइश का मतलब होता है कि नापजोख करवाना। उसके लिए उसने सिकंदरी गज व सन की डंडी का प्रयोग कराया। सिकंदरी गज जो होता था, इसकी माप याद रखिएगा कि 39 अंगुल होता था। 39 अंगुल होता था, या फिर 32 इंच होता था। अंगुल ये होता था, जैसे ये है, यहाँ पे लगा दिया 4, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 4, तो यहाँ क्या होगा, हमने 3 बार रखा, टोटल हो गया 12 अंगुल। ठीक, इंच आप लोग जानते हैं। इसने संपूर्ण जमीन की पैमाइश करवाई, उसके लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। याद रखिएगा, पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सिकंदरी गज है तो हो सकता है सिकंदर ने यूज किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सिकंदरी गज का प्रयोग पैमाइश में किसने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसने चांदी का रुपया चलाया, 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, ताकि वस्तु विनिमय में सुविधा हो सके। ठीक है, जिसे रुपया कहा जाता है। और 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलाया, 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलाया, इससे भी वस्तु विनिमय होता था। इसने अपने साम्राज्य में जिसके पास भूमि नहीं थी उसके लिए पट्टा की व्यवस्था की। पट्टे में क्या होता था कि जमीन आपको दे दी जाती थी निश्चित समय के लिए या आजीवन के लिए, उसको आप रखिए अपने पास, उससे कृषि कीजिए और आने वाले उत्पाद से लाभ लेकर राजस्व प्रदान कीजिए। इसको पट्टा या कबूलियत भी कहते थे। ठीक, कबूलियत भूमि भी क्या कहते हैं। तो इस तरह से इसने कृषि क्षेत्रों में सुधार किया, जमीन की पैमाइश और उचित गुणवत्ता का निर्धारण किया। गुणवत्ता के निर्धारण के आधार पर उसने कर का निर्धारण किया, यानी कि सबसे एक समान कर नहीं लिया जाएगा, जो अच्छा उत्पादन करेगा उससे ज्यादा और जो कम उत्पादन करेगा उससे कम। ये थी शेरशाह की पूरी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था। और शेरशाह
ने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे कहते हैं जीटी रोड, इसकी मरम्मत करवाई। ठीक, इसने नहरें भी बनवाई सिंचाई के लिए। तो इस तरह से इसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, जमीन की पैमाइश करवाई, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करवाया, व्यापार के लिए जीटी रोड जो है उसकी मरम्मत करवाई। ये सारे कार्य इसने किए और अपने साम्राज्य को एक दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ाना आरंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य से 1555 में इसकी मृत्यु हो गई और पुनः हुमायूं शासन सत्ता में आ गए। ठीक, अब हुमायूं को हमने देखा, शेरशाह को देखा, जिसके बाद में आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो अकबर देखेंगे। ठीक है।